प्रणाम सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध कर रहा हूँ। मेरा विषय है कि 1980 के बाद से रंगमंच का जो विकास हुआ है उसमें नाट्य लेखिकाओं ने जो नाटक लिखे हैं उसका मंचन एक्रॉस हिंदी बेल्ट में पुरुष और महिला निर्देशकों ने किया है, उसका अध्ययन करना है पहला। दूसरा, अगर उस क्षेत्र में नाट्य लेखिकाओं ने कोई नाटक लिखा है और उसका मंचन पुरुष निर्देशकों या महिला निर्देशकों द्वारा हुआ है वो देखना है। और तीसरा ये है कि वहाँ की कोई महिला निर्देशिका ने अगर कोई नाटक लिखा है तो उसका मंचन मुझे देखना है। और चौथा, इस रिसर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि उस क्षेत्र में जिन महत्वपूर्ण लोगों ने हिंदी रंगमंच को बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनका साक्षात्कार लेना और उन्होंने उसको बनाए रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसका जानना इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है। आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर के प्रख्यात निर्देशक एक्टर हीरा मानिकपुरी सर से। सर नमस्ते। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगा पहले तो कि आप अपने बारे में कृपया बताइए। जी, मैं रायपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो रायपुर में ही हुई जी। और मेरा रंगमंच का जो सफ़र है वो रायपुर से ही शुरू हुआ। उसका कारण मेरे पिताजी रहे हैं, वो रंगमंच करते थे और उनको देख देख के मुझे लगा मुझे भी रंगमंच करना चाहिए और मैंने रंगमंच शुरू किया। पर वो शौकिया रंगमंच से शुरू हुआ, लेकिन जब करियर की बात आई तब मुझे लगा कि मैं इसी को अपना करियर बनाऊं। और फिर ये सोच कर के मैंने इसके आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैंने प्रवेश लिया। 2004 में मेरा वहाँ एडमिशन हुआ और 2004 से लेकर के 2007 तक मैंने वहाँ विधिवत जो शिक्षा है रंगमंच का वो मैंने ली। ग्रेजुएशन किया था? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद जी। लेकिन उसके पहले एनएसडी जाने के पहले ही मैं 97 से मैंने एक गंभीर रंगमंच कह सकते हो अमेचर थिएटर का वो मैंने शुरू कर दिया था। जी। यहाँ के रायपुर के जो बड़े बड़े जो रंग निर्देशक हुए हैं जिनमें मिर्ज़ा मसूद जी का नाम आता है और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबके साथ में मैंने काम किया, लेकिन जो ज़्यादातर काम है वो मैंने मिर्ज़ा मसूद सर के साथ में काम किया। जी सर। वो यहाँ के वरिष्ठ रंगकर्मी है और उनके सानिध्य में मैंने नाटक में अभिनय और नाटक के अन्य जो भी अलग अलग पहलू होते हैं उन सारी चीज़ों को समझना और करना शुरू किया। जी। ऐसे करते करते मैंने लगभग यहाँ रहते हुए 7-8 साल मैंने पूरा रंगमंच किया और साथ ही साथ मेरी पढ़ाई लिखाई भी चलती रही। और उसके बाद फिर 2004 में मेरा जो एडमिशन है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुआ। जी। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने से पहले ही मैं यहाँ एक स्वतंत्र एक रंग निर्देशक के तौर पे भी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। जी। जिसमें मैंने 3-4 नाटक मैंने निर्देशित किए, जिसमें पहला मेरा जो नाटक था वो जाति ही पूछो साधु की थी। जी सर। विजय तेंदुलकर का। उसके बाद फिर सबसे उदास कविता। पहला नाटक क्या था सर? जाति ही पूछो साधु की। अच्छा, जाति न पूछो साधु की। ये किसका है सर? ये विजय तेंदुलकर जी का नाटक। जी सर। और दूसरा नाटक सर? उसके बाद दूसरा नाटक है एक छोटी सी कहानी थी राम रखा के नाम से, वो मैंने किया। राम रखा? राम रखा, तो पार्टीशन को लेकर के ये स्टोरी थी। जी सर। उसके बाद फिर सबसे उदास कविता मैंने डायरेक्ट किया। जी सर। उसके बाद फिर एक प्ले है रंजीत कपूर जी का प्ले है चैनपुर की दास्तां। चैनपुर की दास्तां। चैनपुर की दास्तां। तो ऐसे करते करते 5-6 नाटक मैंने पहले ही डायरेक्ट कर लिए थे अभिनय के साथ साथ। जी सर। उसके बाद फिर 2007 में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गए और फिर वहाँ तो
3 साल का जो ट्रेनिंग रहता है सर ये 3 साल का क्या डिप्लोमा होता है कि डिग्री होता है ये, क्योंकि ये इक्वलेंट टू डिग्री है, पीजी है। जी सर। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। ओके। तो उसको पीजी ही माना जाता है। जी। अच्छा सर, इस राज्य तथा क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में आप अपने थोड़ा सा योगदान के बारे में बताइए। यहाँ मैं लगभग अब 20 से 25 साल तो हो ही गए हैं लगातार मुझे गंभीर रंगमंच को देखते हुए। जी सर। जिसमें से लगभग 35 के आसपास, 35-36 के आसपास नाटक तो मैंने ही डायरेक्ट किए हैं। जी। और लगातार हम नाटक कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में भी कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज को लेकर के भी। मेरा अपना अगर योगदान कहूँ तो मैं 98 से लेकर के आज जो 2023 मैं लगातार रंगमंच कर रहा हूँ। 98 से 2023 तो काफ़ी लंबा वक्त हो गया सर, 25 साल। जी। मैं लगातार रंगमंच कर रहा हूँ। रायपुर के अलावा भी रायगढ़ में, रायपुर में, और जैसे बस्तर हो गया, वो इलाके में, तो ऐसे अलग अलग जगहों में जहाँ जहाँ मुझे जगह मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, लोग मिल रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? इस क्षेत्र में जो हिंदी रंगमंच है वो बहुत सीमित है। अच्छा। हाँ, रायपुर में। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सीमित था। अब उसको हम उसका एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी, जिसमें हमको काफ़ी सफलता मिली है, क्योंकि ये बदलाव मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में थे, उस समय जब नाटक करते थे, तब दर्शक को बुलाना पड़ता था। अभी दर्शक को बुलाना नहीं पड़ता है। अभी चीज़ें इतनी हो गई हैं, सोशल मीडिया और अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म, तो ऑडियंस बहुत आराम से आ जाती है, बहुत अच्छे तादाद में आ जाती है। पहले नाटक का खर्चा वैसे नहीं निकलता था, आपको अपने जेब से ही लगा करके और भूल जाना होता था। अभी ये है कि आपको इतना तो हो गया है रायपुर में कि आपका नाटक का बजट निकल जाता है। अच्छा। और अगर आप बचाना चाहो तो थोड़ा सा बच भी जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पहले दर्शक टिकट लेने से कतराते थे, अब के दर्शक वैसे नहीं हैं। अब अगर आप अच्छा नाटक कर रहे हो तो वो बाकायदा आपको पे करेंगे। तो क्या टिकट लगाते हैं सर? हाँ, हम सहयोग राशि लेते हैं। हम पूरी तरह से कमर्शियल अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम सहयोग राशि लेते हैं। तो सहयोग राशि के तौर पे बाकायदा ऑडियंस का उसमें पार्टिसिपेशन होता है। अंदाजन कितना ले लेते होंगे सर आप लोग? अंदाजन हमारा मिनिमम 100 रुपीज़ का टिकट रहता है। अच्छा। सहयोग राशि, उसको टिकट नहीं कह सकते, सहयोग राशि। तो उससे क्या होता है कि हमारा हॉल का खर्चा, प्रोडक्शन का एक कॉस्ट, लोगों के जो थोड़े बहुत जो खर्चे हैं, वो चीज़ें निकल जाती हैं। बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है जैसे कमर्शियल थिएटर में होता है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि अपनी जेब से लगा के कर रहे हैं। जी। तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है। पहले के हिंदी रंगमंच में और आज के रंगमंच में ये अंतर आया है, जो एक हमको उम्मीद दिखा रही है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा शहर अब ऐसा हो गया है कि आप कमर्शियल भी काम कर सकते हैं, बशर्ते हमको थोड़ा सा कमर्शियली चीज़ों को वैसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि सर आपका एक्सपीरियंस अलहदा है, दूसरों से मैंने बात किया है। बिल्कुल अलग है। और मैं ही एक आदमी हूँ यहाँ रायपुर शहर में जो ये बात कहता हूँ और डंकी की चोट पे कहता हूँ। ये क्योंकि मुझे एकदम अलग आपकी बात सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज लगा, इसलिए मुझे मैं तो दावे के साथ कहता हूँ ना जी, मैं करता हूँ। क्योंकि देखो, मैं वैसा रंगकर्मी नहीं हूँ जो शौकिया रंगकर्म करते हैं। ज़्यादातर यहाँ लोग ऐसे हैं जिनका अपना जॉब है, अपनी चीज़ें हैं और उससे टाइम निकाल के रंगमंच करते हैं, तो उनको वो ना भी मिले तो चल जाता है। मैं पूरी तरह से प्रोफेशनल हूँ जी, है ना, क्योंकि मेरा व्यवसाय ही यही है, मेरी सारी चीज़ें यही हैं। तो इसको मैं शौकिया तो नहीं कर सकता। तो मेरा जो ग्रुप है, मेरा जो अप्रोच है, बिल्कुल वही होता है। जी सर।
वो बात अलग है कि अभी पूरी तरह से कमर्शियल नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ भविष्य वैसा होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है, तभी मतलब है। जी सर। तो मैं वैसे ही अपने ग्रुप के एक्टर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, उसी तरह का अप्रोच रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वही हो, तभी ये हिंदी रंगमंच अच्छा हो पाएगा। नहीं तो हम रोना रोते बैठे रहेंगे, जो हम बचपन से सुनते आए हैं। मतलब आपके हिसाब से इस फील्ड में पूरी तरीके से आने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। आपका अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़माने के साथ चलना पड़ेगा आपको, आप पुराने ज़माने को पकड़ के नहीं बैठ सकते, चीज़ें बदल रही हैं। देखो ये शहर पहले छोटा सा शहर था, हम साइकिल में भी घूमते थे जी। हमारे खर्चे नहीं होते थे, जेब में अगर 10 रुपये हो गया तो हमको लगता था बहुत है, और हम जी भर नाटक करते थे, रिहर्सल में आते थे, सारी चीज़ें करते थे। ये हमारा टाइम है। अब टाइम अलग है, अब ज़रूरतें बढ़ गई हैं। तो जो बच्चा करने भी आता है वो भी पेट्रोल जला के आता है, मोबाइल पर खर्चा करता है, उसके और एक्सपेंसेस हैं, वो टाइम देता है, तो सबके टाइम का वैल्यू, ज़रूरतें बढ़ गई हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई सब कुछ लगा करके सिर्फ ऐसे ही करता रहे? तो वो थिएटर करने का टाइम अब रहा ही नहीं, हम उससे कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। मतलब शौकिया का टाइम गया आपके हिसाब कैसे हो सकता है? ठीक है वो उसको आमदनी ना दे, लेकिन उसको जेब से लगाना तो ना पड़े। जी। जेब से लगा के अगर वो कर रहा है तो फिर तो अलग हो जाएगा मामला। जी। वो उसका रीज़न ये भी है कि अगर आप वैसे करते हो तो आज के डेट में उन सब चीज़ों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। ये थोड़ा सा कड़वा है बट सच है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ दी जाती है उसका वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप ऐसे करते हो तो लोग हज़ार लाख रुपए देना तैयार चाहते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड है, तो काम तो हम उसी स्टैंडर्ड का कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो बस इस चीज़ को लेकर के हम पीछे कैसे हो सकते हैं? जी। मेरा मानना ये है, यही एक वजह है कि ऑडियंस का दायरा इनका बहुत सीमित रहा है। अब दायरा बढ़ रहा है। अब थिएटर को लेके एक अलग अप्रोच है, लाइव परफॉर्मेंस को लेके एक अलग अप्रोच है। मैं तो कहता हूँ अब वो ये जो टाइम है अभी गोल्डन टाइम आ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से इन सब चीज़ों से लोग ऊब चुके हैं, अब जिंदा दिखना चाहते हैं, तो जिंदा परफॉर्मेंस का टाइम है ये। इस टाइम पे अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत कमर्शियल वे पे या बहुत प्रोफेशनल वे में अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो ये आपको सब कुछ देगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जितनी आपकी ज़रूरत है उतना तो देगा। जी। बशर्ते आपको करना पड़ेगा, मेरा मानना ये है। और एक चीज़ और निकल के आई, देखिए आपका अप्रोच मुझे इसलिए अलग लगा कि आप ट्रेंड हैं जी। एनएसडी से या जो भी बात है, लेकिन और शायद ऐसा नहीं लगा तो उनका अप्रोच अलग है, या जो है जो भी रीज़न और हो सकता है अलग रीज़न हो। देखो ये सिर्फ एक बहाना हो जाता है, मैं भी इसको बहाना ही कहूँगा। ट्रेनिंग ऐसा नहीं है। देखो मेरी ट्रेनिंग चलो ठीक है एनएसडी की ट्रेनिंग, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उनका अनुभव है, समझ रहे हो, जो पुराने वरिष्ठ रंगकर्मी उनका इतना लंबा अनुभव है, तो उस अनुभव को आपको ऐसे तो करना पड़ेगा ना। उस अनुभव को आप इस तरह से नहीं प्रदर्शित कर सकते। उस अनुभव का उतने ही प्रोफेशनल वे में और बहुत कमर्शियल आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम अब उसका रहा नहीं। तब कहीं जा कर के वो चीज़ें वैसे बनेंगी, समय के साथ तो चलना पड़ेगा, दर्शक भी आपको वैसे ही लेंगे। जी। अच्छा सर, इस राज्य में, क्षेत्र तो बता दिया रायपुर, इस राज्य में हिंदी रंगमंच की स्थिति पे अगर आप कुछ कहना चाहें। मुझे लगता है कि यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में अगर गिने चुने जो शहर हैं, जैसे रायगढ़ है, रायगढ़ में रंगकर्म होता है जी, है ना। पहले तो बहुत होता था, अब थोड़ा सा कम हुआ है। रायगढ़, बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, राजनांदगांव हो गया। बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जी सर, है ना। तो ये मेजर सिटीज़ हैं जहाँ हिंदी रंगकर्म होता है। और एक जगदलपुर, आप जगदलपुर को भी याद कर सकते हो, बस्तर। जगदलपुर यानी बक्सर, बस्तर, है ना। जी। तो ये मुख्य शहर है। अब यहाँ का जो रंगमंच है, भिलाई सर, भिलाई, वो दुर्ग और भिलाई लगा हुआ है। अच्छा सर। तो यही कुल मिला के 6 जगह। हाँ। अब इसमें देखो अलग अलग शहर की अलग अलग स्थितियाँ हैं रंगमंच का। जी सर। जैसे रायगढ़ को अगर आप लेते हैं तो रायगढ़ जो है, जी सर, इंडस्ट्रियल एरिया है ना। वहाँ बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं और वो एक तरह से संस्कार धानी है। उसमें बहुत सारे
आयोजन होते हैं, जी है ना, कल्चर रहा है। कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो रायगढ़ का रंगमंच बहुत अच्छा रहा है। लगातार नाटक होते हैं जिसमें रायगढ़ इप्टा का नाम आता है। कल्चरल राजधानी से बोलते हाँ, हैं। कल्चरल राजधानी है वो। अच्छा, रायगढ़ इप्टा। रायगढ़ इप्टा, इसका बहुत बड़ा योगदान है जी सर। नाटक को करने में। ये मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जी सर। मैं भी रायगढ़ में रहा हूँ काफ़ी समय तक। जी। रायगढ़ इप्टा के लिए मैंने भी 7-8 नाटक मैंने डायरेक्ट किए। जी। बिलासपुर में भी है। बिलासपुर में भी 3-4 ग्रुप हैं जो करते हैं काम। जी। लेकिन ये भी अमेचर थिएटर है, उसी तरह का है, मतलब शौकिया रखा है ना। तो यहाँ भी स्थिति बहुत आपके हिसाब से अच्छी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वैसे निरंतरता नहीं है। देखो क्या होता है, अगर आप लगातार नाटक कर रहे हैं, वहाँ लगातार ग्रुप्स हैं, जैसे 4-5 ग्रुप हैं और लगातार वो 4-5 ग्रुप नाटक कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि स्थिति बहुत अच्छी है। जी। अब गिनती के 3-4 ग्रुप हैं, उसमें से कभी कोई एक ग्रुप नाटक कर लेता है, कभी कोई एक ग्रुप नाटक कर लिया, साल में 1 नाटक हो गया या 2 नाटक हो गया, तो उसको हम अच्छा नहीं कह सकते। दुर्ग में कैसी स्थिति है सर? दुर्ग का भी वही हाल है। दुर्ग डिपेंडेंट है भिलाई को लेकर के। एक्चुअली भिलाई सेंटर हो जाता है, क्योंकि भिलाई में सुविधाएं हैं। भिलाई स्टील प्लांट जो है, तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या लिखें? दुर्ग की स्थिति अभी अच्छी नहीं है जी। वहाँ भी गिनती के ही ग्रुप हैं जो कभी मन अगर होता है तब करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ ही गिनती के कितने होंगे सर? 4-5? 4-5 ग्रुप हैं वहाँ। जी सर। भिलाई में पहले माहौल बहुत अच्छा था, जब स्टील प्लांट उनको अच्छी सुविधाएं देता था, कंपटीशन कराता था। लेकिन अब जब भिलाई प्लांट का बजट कम हो गया तो वो नाटक भी खत्म हो गया। अच्छा। अभी वहाँ भी नाटक करने वाले हैं, लेकिन वही है कि वो सुविधाओं को तरस रहे हैं कि उनको कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ ग्रांट मिल जाए, कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाए, तब नाटक कर लें। जी। इस तरह की स्थिति। ग्रांट का सपोर्ट नहीं है। हाँ, और प्लांट ने भी अपना बजट कट कर दिया है। जी सर। पहले क्या होता था, भिलाई स्टील प्लांट बड़े बड़े कंपटीशन कराती थी, तो उस कंपटीशन में उनको अच्छा प्राइज़ और अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। इवन नौकरी वगैरह भी आर्टिस्ट कोटे में उनको हो जाता था, तो लोगों को ये आस रहती थी। तो एक अलग जोश हुआ करता था। जब से प्लांट का बजट कम हुआ है, चीज़ें कम हुई हैं, तो वो चीज़ें भी अब खत्म होने के कगार पे। मतलब भिलाई प्लांट ने नाटक कराना बंद कर दिया? बंद कर दिया। पहले कंपटीशन वगैरह करवाते थे, अब वो भी बंद हो गया, कम हो गया। अच्छा, ये एक रीज़न बहुत ये बड़ा रीज़न है। नहीं तो भिलाई जो है वो एक केंद्र हुआ करता था नाटकों का। जी। बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे और सारे एक्टिव हुआ करते थे। जी। और इसमें वो लोग होते थे जो भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे। जी। उसमें अच्छे अच्छे डायरेक्टर भी हुए हैं, एक्टर भी हुए हैं। कुछ लोग नाटक के थ्रू कल्चर कोटा में उनकी नौकरियां भी लगी, भी करते रहे हैं। जी। लेकिन एक टाइम के बाद जब चीज़ें ये कट होनी शुरू हुई तो सब चीज़ खत्म। अच्छा सर, दुर्ग बता दिया, भिलाई, राजनांदगांव में 2-3 ग्रुप हैं जो करते हैं, लेकिन उनका भी वही हाल है, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। जी सर। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते, निरंतरता नहीं है। निरंतरता यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं बता रहा हूँ वही सभी जगहों। क्या सर? आर्थिक मदद उनको, आर्थिक मदद नहीं है ना, और या तो वो अपने पैसे से करेंगे, अपने जुगाड़ से करेंगे, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का उस तरह का कोई ऐसा योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें वैसे नहीं रही। जी सर। तो जो उनको सुविधा मुहैया करा सके, वो स्थिति रायपुर की भी है। रायपुर में हम तो जिद में नाटक करते हैं, हमारे लिए भी कोई कुछ है नहीं है। रायपुर में राजधानी होने के बावजूद अगर आप यहाँ देखें तो एक ऑडिटोरियम नहीं है नाटक के लिए। तो रायपुर के बारे में आप क्या बोलते हैं कि क्या लिखूं तो ठीक रहेगा? रायपुर के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ करने वाले बहुत हैं जी, और कर रहे हैं अपनी जिद में नाटक, करने वाले बहुत, हाँ, और कर रहे हैं अपनी जिद में नाटक। लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो जैसे एक ऑडिटोरियम, एक मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। तो ऑडिटोरियम ही नहीं है, सुटेबल ऑडिटोरियम ही नहीं है जहां उसको कम से कम बेसिक चीज़ें भी मिल जाए, वो भी नहीं है यहाँ। अच्छा सर, ये महाराष्ट्र मंडल
महाराष्ट्र मंडल तो एक संस्था है, बड़ी संस्था है, तो इनका अपना ऑडिटोरियम है, अपनी चीज़ें हैं, तो वो तो करते हैं, वो मराठी थिएटर करते हैं। ओके, ये मराठी करते हैं। हाँ, मराठी करते तो हैं। ये दूसरे को नहीं देते हैं? वो दूसरों को देते हैं, लेकिन फिर उनका भी रेंट होता है, चीज़ें होती हैं, लेकिन वो वैसी चीज़ें नहीं करवा सकते। वो एक संस्थागत चीज़ें जो होती हैं अपने महाराष्ट्रियन चीज़ों को लेकर के, वो उस तरह की चीज़ें हैं। अगर मैं महाराष्ट्र मंडल में नाटक करना चाहूँ तो मुझे महाराष्ट्र मंडल किराए से लेना पड़ेगा। कितना? 10,000? नहीं, 10,000 तो बहुत कम कह रहे हैं। 20-25 हज़ार देना पड़ेगा? ज़्यादा ही होगा। तो मान लो 25,000 भी मिलता है मुझे, है ना, तो 25,000 का उनका हॉल हो गया। हॉल में लाइट मुझे अलग से लगाना पड़ेगा, 25,000 का लाइट हो गया, 50,000 ये हो गया। साउंड वर्स वैसे एकॉस्टिक नहीं है हॉल, है ना, तो साउंड वूंड लगाना पड़ेगा। मान लो 10,000 का साउंड भी हो गया, 60,000 ये हो गया, है ना, टिकट विकेट ये मिला करके सारी चीज़ें करके, तो ऐसे करते करते आपका 70,000। तो इतना बड़ा बजट अगर आप ले गया नाटक करते हो तो। लेकिन मुझे जैसा पता चला कि जैसे कि सफाई और सिर्फ हॉल का खर्चा 10-15 हज़ार और बाकी आप अपना लाइट जैसे वो है ना, आप अपना कर लीजिए, यही है। ये जैसा मुझे आज पता चला। आपको उन्होंने बताया होगा, लेकिन मुझे तो आज तक पता नहीं चला ऐसा। मैं तो पता करना चाह रहा था जी। ये अजीत कुमार जी हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। एक मिनट सर। हाँ, तो रायपुर के बारे में सर आप बता रहे थे कि हॉल। हाँ, रायपुर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है नाटक के लिए उसका अभाव है जी। हॉल नहीं है? हॉल नहीं है, बाकी सुविधाएं नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं? ऑडिटोरियम वैसे नहीं जी सर। गवर्नमेंट का ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है जिसको नाटक के लिए लिया जा सके। हैं, उनके बनाए हुए हॉल हैं, लेकिन वो हॉल इतने महंगे हैं और इतने बड़े हैं जो हमारे पहुंच से बाहर है। जैसे सर? जैसे अभी एक दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम बना है। अच्छा, जो रीच से बाहर? हाँ, जो काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। उपाध्याय। तो इसका किराया ही 1 लाख रुपए है। जी सर। तो अब ऐसे हॉल को हम कैसे किराए पे ले सकते हैं? जी। या तो हमको कोई सरकार का सहयोग मिले, कुछ स्पॉन्सरशिप मिले, तभी हम ले सकते हैं जी। या वैसा नाटक करें तब हो सकता है। और तो कोई हमारी पहुंच से बाहर। और कोई रायपुर में? दूसरा एक रंग मंदिर है जी सर। रंग मंदिर ये भी एक संस्था का ऑडिटोरियम है, प्राइवेट है, एक संस्था का है। अब ये भी उसका किराया लगभग 25,000 ये लोग किराया लेते हैं। ओके, सिर्फ किराया? हाँ, सिर्फ किराया 25,000। अब उस हॉल में आपको लाइट अलग से लगाना होता है, साउंड अलग से लगाना होता है। तो 25,000 आपका हॉल का किराया हो गया, 15-20 हज़ार आपके लाइट का हो गया, 10,000 आपका साउंड का हो गया। जी सर। है ना जी। उसके अलावा नाटक के आपके जो खर्चे हैं, सेट वेट्स, कॉस्ट्यूम, ये चीज़ें अलग हैं जी सर। तो आप देख लीजिए खर्चा कितना बढ़ जाता है। अगर आपके पास में इतना पैसा है तब आप एक नाटक कर पाओगे फिर तो जी। लेकिन इसके बावजूद हमारी जिद है कि हमको तो नाटक करना ही है जी सर। तो अब हम दूसरे अलग अलग क्या कहना चाहिए गुंजाइश खोजते हैं तो हमको मिल जाता है। जैसे हम ऐसी जगह ले लेते हैं जिस जगह हमको कुछ करना ना पड़े। जैसे हमको खाली स्पेस दिखा जी, कोई एक हॉल दिखा, हम उस हॉल को ही ऑडिटोरियम में तब्दील कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसे हॉल की क्या फीस नहीं लगती सर? लगता है लेकिन कम पड़ जाता है ना। तो जैसे हम ये इनका मुक्ताकाश मंच है जी, संस्कृति विभाग का। अच्छा, संस्कृति विभाग का मुक्ताकाश मंच है जी। ये खुला है जी, लेकिन इसको हम लोग विंग्स वगैरह लगा करके और लाइट लगा करके हम खुले में नाटक कर लेते हैं। तो ये ऑडिटोरियम से थोड़ा सस्ता पड़ जाता है जी सर। उसके बाद फिर सुभाष मिश्रा का एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, वो एक बड़ा सहारा है अभी हम लोगों के लिए। उन्होंने बनाया है, आप जाओगे तो देखना, जिसमें लगभग 100 लोग बैठ पाते हैं और वो बिना किराए के भी दे देते हैं हम लोगों को। तो हमारे लिए तो वरदान है जी सर। तो हम लोग नाटक की ओपनिंग वहीं कर देते हैं।
या तो सस्ता है या बिना किराए का? नहीं, सस्ता मतलब वो रेंट नहीं लेते हम लोगों से, जी। या कहते हैं हम ज़्यादा हुआ तो आप लाइट का खर्चा दे दो। वो नाटक को लेकर समर्पित है और नाटक के लिए ही उन्होंने बनाया है, तो एक काफ़ी बड़ा योगदान है सुभाष मिश्रा का। जी सर। हाँ, इसको बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हो रायपुर के रंगकर्मियों के लिए। उन्होंने खुला छोड़ा है, अपना दरवाज़ा खुला कि आप आओ और नाटक करो। जी हाँ, ये बात अलग है कि वो हॉल थोड़ा छोटा है और शहर से थोड़ा दूर है, सड्डू में है, पर वहाँ भी ऑडियंस पहुँच जाती है। जी। वहाँ भी ऑडियंस इतनी पहुँच जाती है कि आपका हॉल भर जाता है। जी। या फिर रंग मंदिर अगर हम लेते हैं तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप अगर जब हमको मिल जाता है तब हम रंग मंदिर में नाटक करते हैं। जी। तब कोशिश ये रहती है कि एक दिन में एक ही नाटक ना करें, एक दिन में 2 नाटक कर लें। जी, समझ लो। क्योंकि हॉल का तो हमारा उतना ही लगना है, तो स्पॉन्सरशिप मिलती है और दर्शकों का सहयोग मिलता है, सहयोग राशि हम लेते हैं। तो अगर हम 100 रुपये का भी अगर सहयोग राशि लेते हैं और उनको 2 नाटक दिखा देते हैं तो भी हमारा खर्चा निकल जाता है। जी। तो इस तरह से नाटक करने के लिए जोड़ तोड़ उनको करना पड़ता है। यही चीज़ अगर गवर्नमेंट का ऐसा कोई ऑडिटोरियम हो जाए जो सुव्यवस्थित हो, जहाँ लाइट साउंड की व्यवस्था हो और कम से कम 200 ऑडियंस की भी बैठने की व्यवस्था हो जी। और उसका जो किराया है वो मिनिमम हो। जी। मिनिमम मतलब अगर वो 10,000 भी किराया लेता है तो भी चलेगा, तब भी हम देने को तैयार हैं। तो वो क्या होता है, उससे वो लगातार एक निरंतरता बनी रहती है नाटक करने की। जी सर। नहीं तो क्या होता है, एक नाटक और दूसरे नाटक के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको ये आर्थिक जो चीज़ें हैं उससे जूझना पड़ता है। और मैं तो खैर लगातार नाटक करता हूँ, लगातार इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास में अलग अलग बैच के लोग हैं। जैसे हमारी जो संस्था है रंग श्रृंखला नाट्य मंच, उसमें एक ग्रुप जो है वो अमेचर लोगों का है जो दिन भर अपना जॉब करते हैं, शाम को 2 घंटे रिहर्सल के लिए देते हैं। आपका कौन कौन सा 2 ग्रुप है सर? एक रंग श्रृंखला नाट्य मंच, रंग श्रृंखला नाट्य मंच, रंग श्रृंखला नाट्य नाट्य मंच, और एक है इम्पल्स एक्टिंग एकेडमी। क्या सर? इम्पल्स एक्टिंग एकेडमी। ओके। इम्पल्स एक्टिंग एकेडमी। तो ये 2 मैंने बना के रखा है। तो रंग श्रृंखला नाट्य मंच में शाम का थिएटर होता है। अच्छा, ये शाम का शाम वाला। और इम्पल्स एक्टिंग एकेडमी में ये फुल टाइम वाले लोग आते हैं। यहाँ पे सिखाते हैं? यहाँ सिखाते हैं। मैं बेसिक ट्रेनिंग देता हूँ उनको। 3 मंथ्स की बेसिक ट्रेनिंग का एक कोर्स है जिनमें उनको सिखाता हूँ एक्टिंग के बेसिक टूल टेक्निक्स, थिएटर के सारे टेक्निक्स, और इसी के साथ साथ उनका प्रोडक्शन भी तैयार होता है उसमें जी। लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे, मतलब प्रैक्टिकल वर्क। तो क्या होता है कि हर बैच में एक प्रोडक्शन तैयार होता है, तो उसका शो होता है। ये एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम है सर? ये सोर्स ऑफ इनकम है। जी सर, ये अच्छा चीज़ है सर। मैं तो चाहूँ ये, हाँ, ये सोर्स ऑफ इनकम है क्योंकि इसमें वो लोग आते हैं जो सच में अभिनय सीखना चाहते हैं, थिएटर सीखना चाहते हैं, और ये बाकायदा फीस देते हैं। मैं फीस लेता हूँ। जी सर। और इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे इलाहाबाद से, बनारस से। सर ये संस्था किस जगह स्थित है? मैं यहीं करता हूँ क्लास। आप जो बैठे हैं वही संस्था है। अच्छा, यहाँ पे तो आते हैं सुबेरे लोग? अभी बैच नहीं है, अभी मैंने फ्री छोड़ा हुआ है, इसके बाद से नया बैच शुरू करूँगा। जी सर। अच्छा सर, इस क्षेत्र, अच्छा हाँ, एक और बस्ता है सर, बक्सर, जगदलपुर। बस्तर, जी सर, जगदलपुर, यहाँ के बारे में। बस्तर में भी कुछ लोग हैं जगदलपुर में जो रंगमंच कर रहे हैं, 3-4 संस्थाएं हैं। जी सर। लेकिन यहाँ की निरंतरता वैसी नहीं है। जी सर। इसके लिए अभी मैंने हाल ही में नारायणपुर में एक वर्कशॉप किया था 1 महीने का, इन्हीं सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए। जगदलपुर तो खैर केंद्र है बस्तर का, नारायणपुर सिटी जो है थोड़ा सा अलग एरिया हो जाता है। तो क्या बस्तर अलग है, जगदलपुर अलग है कि बस्तर? पूरा एरिया एक्चुअली बस्तर में ही आता है। बस्तर को बांट दिया जाता है, दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर, ऐसे करके बांटा जाता है। और बस्तर एक शहर भी है, छोटा सा कस्बा भी है उस नाम से, लेकिन पूरा इलाका बस्तर में ही आता है। तो यहाँ पे भी 3-4 संस्थाएं, यहाँ भी निरंतरता नहीं है? वैसी निरंतरता नहीं है, लेकिन प्रयासरत है, प्रयास लोग करते रहते हैं। आर्थिक स्थिति वही हाल है। ओके। अच्छा सर,
इस क्षेत्र तथा राज्य में कौन सी हिंदी लेखिका, उपन्यासकार या नाटककार हैं जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिख रहे हैं? जया जादवानी। जया जादवानी हाँ लिखती है, जया जादवानी तो लिखती है। जी सर। जया जादवानी लिखती है जी। क्या उनका क्या कोठरी है, क्या कोठरी या मन कोठरी कुछ लेकर है उनका उपन्यास। जी। और ट्रांसजेंडर पे भी लिख रही हैं अभी वो। अभी ट्रांसजेंडर पे? हाँ अभी ट्रांसजेंडर पे लिख रही हैं, उन्होंने बताया मुझे। जी। भेजा था स्क्रिप्ट उन्होंने। जी सर। और नाटककार में तो हमारे यहाँ अख्तर अली हैं जो लगातार नाटक लिख रहे हैं। जी सर। चाहो तो आप इनसे मिल सकते हो बिल्कुल। जी। ये लगातार नाटक लिख रहे हैं। जी। और मुझे लगता है जितना नाटक ये लिख रहे हैं उतना नाटक अभी कोई नहीं लिख रहा होगा हिंदी में। जी सर। और काफ़ी जगहों में इनका नाटक खेला जा रहा है। जी। और सर कोई? इसके अलावा राजेश गनोद वाले हैं जो वो भी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं वो भी। राजेश गनोद? राजेश गनोद वाले। गनोद वाले। गनोद वाले? हाँ। और कोई महिला नहीं है? महिला लेखिका तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है इसमें। और पुरुष खत्म हो? पुरुष में दो तो मेरे नाम मेरे दिमाग में है। जी अच्छा सर। इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक कौन कौन से हैं जो हिंदी रंगमंच के में योगदान दे रहे हैं? अभी मैं नाम शुरू करूंगा मिर्ज़ा मसूद जी का, वहाँ से। एक मिनट। हाँ उन्होंने बहुत हिंदी रंगमंच किया है, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं। मिर्जा नहीं, मिर्ज़ा मसूद। मिर्ज़ा मसूद जी। इसके बाद आपका नाम आ जाता है जलील रिजवी सर का, ये भी काफ़ी रंगमंच किए हैं। जलील रिजवी हाँ, सर। जलील रिजवी। उसके बाद राजकमल नायक। राजकमल नायक। राजकमल नायक हो गए। और उसके बाद फिर सुभाष मिश्रा का नाम कर सकते हो। सुभाष मिश्रा मतलब ऐसे रंगमंच नहीं करते, पर रंगमंच को उन्होंने हमेशा क्या किया है, व्यवस्था किया है उसका। वो बड़े बड़े आयोजन उन्होंने किया। रायपुर इप्टा के वो एक तरह से क्या कहना चाहिए स्तंभ रहे हैं, फिर बाद में फिर वो अलग हो गए। और उन्होंने बाकायदा अपने घर में एक ऑडिटोरियम भी बनाया है। उनकी अपनी संस्था भी है जिसमें उनकी पत्नी जो है वो नाटक डायरेक्ट करती हैं। तो महिला निर्देशिका में उनका नाम लिख सकते हो, रचना मिश्रा। अच्छा, रचना मिश्रा। हाँ ये भी अभी नाटक कर रही हैं लगातार जी। रचना मिश्रा, तो उनसे ज़रूर बात करना जी। और सर योग मिश्रा करके हैं, वो भी नाटक करते हैं अभी यहाँ। जी। ये हो गया। उसके बाद आप उधर जाएंगे कलाले सर भी। हाँ? कलाले सर क्या? हाँ कालेले सर। कालेले सर। हाँ ये इधर महाराष्ट्र मंडल की तरफ हो गया है ना। एक नाम और है उसका नहीं याद आ रहा था। नाम ज़बान पे है, ज़बान पे है। अगर आप इस तरफ जाओगे, भिलाई की तरफ जाओगे तो विभाष मिश्रा है जो लगातार नाटक करते रहते हैं। विभाष मिश्रा करते जी रहते हैं भिलाई। तो ये लोग काफ़ी पुराने लोग हैं जो लगातार। बक्सर में कोई है सर? बस्तर में हैं, क्या नाम उसका, तो नाम तो है मेरे पास में, जी मोहन करके एक है जी। और उसको वो पैदा करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है कि वो पैदा होती है और मदर का डेथ होता है। तो लोगों के अंदर वो जो शंका है वो एकदम स्ट्रांगली बैठ जाए, जबकि बहुत संपन्न बहुत पढ़े लिखे घर की होती है। तो पालते हैं उस बेटी को, लेकिन उसके साथ हमेशा चला आता है वो शकुन अशकुन, ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं। तो उसको लगता है मेरा क्या कसूर है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एक टाइम पे उसने अपने पिता पे, अपने भाइयों पे वो केस कर देती है। अब केस क्या है? केस यही है, उसके जो मौलिक अधिकार है, जैसे उसको उसके भाई की शादी में जाने को नहीं दिया जाता, उनके घर के जो ऐसे रिचुअल्स उसमें शामिल नहीं होने दिया जाता, जो शुभ घड़ी जो चीज़ें हैं, तो इसके लिए वो फाइट करती है।
प्रॉपर्टी के लिए नहीं। प्रॉपर्टी के लिए नहीं, उसको सब कुछ मिला हुआ है। लोगों को यही लगता है नाटक में कि ये प्रॉपर्टी के लिए, और वो एक्चुअली ये अदालत का ही पूरा का पूरा सीन है, वो सारा केस वहीं चलता है। तो उसका जो वकील है वो वैसे इंटरप्रेट करता है कि प्रॉपर्टी के लिए केस कर रही है, ये वो जो भी है। लेकिन जब बाद में रिवील होता है तो वो ये रिवील करती है कि मुझे ये नहीं मिला, ये मेरा राइट है, जो सबको मिला है मेरा, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो उसकी एक जिद है। फिर बाद में जब इसके फेवर में जब रिजल्ट जाता है, जज कहता है कि हाँ शी इज राइट, और जब वो फैसला सुनाने को होता है उसी समय वो केस विड्रॉ कर लेती है, क्योंकि तब तक बाप को रियलाइज हो चुका होता है कि उसने सच में उसके साथ अन्याय किया। नहीं तो तब तक लग रहा था हमने इसके साथ क्या अन्याय किया, सब कुछ तो दिया है, पैसा, एजुकेशन, सारा सब कुछ दिया है। उल्टा हमारा इतना कबाड़ होने के बाद भी, चीज़ें होने के बाद भी हमने इसको पाला, ये किया, हमने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। उनको लगता था हमने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो बच्ची बचपन से वो चीज़ देख रही है वो कैसे झेल रही होगी। तो जब इसके फेवर में जब केस जा रहा होता है तो उसी टाइम पे ये विड्रॉ कर लेती है बच्ची, कहती है मुझे जो चाहिए था मिल गया। मतलब इनको अब एहसास हो गया कि इन्होंने गलत किया, बस अब शायद कुछ अच्छा सोचा। तो कहती है तुम तो जीत रही हो केस, विड्रॉ क्यों कर रही हो? तो कहती है मैं अपने बाप को हारा हुआ नहीं देख सकती, सब कुछ देख सकती हूँ लेकिन अपने बाप भाई, अपनी फैमिली को हारा नहीं देख सकती, विड्रॉ करती हूँ। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है, एक्चुअली वो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है, वो जो अंतर्द्वंद है। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है ये। नहीं, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो ये नाटक मैंने इसीलिए किया था जी। अच्छा सर, यहाँ पे कोई स्त्री नाटककार द्वारा लिखे गए नाटकों का, उपन्यासों का रूपांतरण के बाद मंचन हुआ है क्या? स्त्री नाटककारों ने जो नाटक लिखा हो या उपन्यास लिखा हो, रूपांतरण के बाद? नहीं, मेरे दिमाग में अभी तो नहीं आ रहा है ये जी, ध्यान में नहीं आ रहा है ये जी। अच्छा सर, यहाँ पे रंगमंच में स्त्री एक्ट्रेस के आने से रंगमंच की स्थिति में क्या बदलाव है, आपको क्या लगता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब रंगमंच में जो महिलाएं अगर आ रही हैं तो रंगमंच में कोई बदलाव आ रहा है कि महिलाएं नहीं आ रही हैं, कोई बदलाव नहीं है? हाँ, महिलाएं पहले कम आती थी, अब महिलाएं आती हैं, निसंकोच आती हैं, क्योंकि अब एक अवेयरनेस है लोगों में चीज़ों को लेकर के। तो पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अब तो आती हैं, करती हैं। तो उससे कुछ आपको कोई फ़र्क रंगमंच में दिखता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो एक माहौल का हो जाता है। पहले का माहौल थोड़ा सा अलग हुआ करता था, कहीं ना कहीं एक संकीर्णता होती थी पहले। मुझे लगता है, मैंने देखा है कि लोग जिस तरह से सोचते थे, देखते थे, बात करते थे, अब वैसा नहीं है। अब कहीं ना कहीं वो एक समकक्ष है, सारी चीज़ें ओपन हैं, तो वो माहौल काफ़ी हेल्दी हो गया। अब वैसा नहीं रहा जी। नहीं तो पहले थोड़ा संकोच होता था, चीज़ें ऐसी होती थी, और शहर भी छोटा था। अब चीज़ें अलग हो गई हैं। मतलब उसके वस्तु विन्यास या मतलब कि नाटकों के प्रदर्शन में मंचन में कोई बदलाव नहीं देखते? मंचन में बदलाव हुआ ना, मंचन में बदलाव ये हुआ कि भाई वो चीज़ें अब पहले लड़कियां नहीं आती थी तो हम ही करते थे लड़कियों वाला पार्ट, या हमको सोचना पड़ता था कि ये नाटक करें ना करें। असल समस्या तो वही हो जाती थी ना कि भाई एक नाटक उठाया जिसमें 3 स्त्री पात्र हैं, अब वो नाटक हम करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि महिलाएं नहीं। अब ऐसी स्थिति कि हाँ महिलाएं मिल जाएंगी, तो अब हम नाटक उठाते हैं, उस हिसाब से हम कास्टिंग करते हैं, तो वो भी हो जाता है। नहीं तो पहले सोचना पड़ता था, तो फ़ायदा ये हुआ, आप कह सकते हैं। मतलब कि भावों के एक्सप्रेशन में रियलिटी आ गई, मतलब ओरिजिनलिटी आ गई, यथार्थ। हाँ, आपको रेंज मिल जाता है ना नाटक करने के लिए, आप हर तरह का नाटक कर सकते हो। जी। अच्छा, महिला निर्देशकों के, आप पहले बात तो यहाँ महिला निर्देशकों को आप लग रहा है कि महिला निर्देशक रायपुर में हैं और उनके आने से रंगमंच की स्थिति में कोई बदलाव आया? 2 प्रश्न हैं कि पहली बात तो महिला निर्देशक हैं यहाँ पे, क्या वो काम ठीक कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो उनके आने से रंगमंच की स्थिति में बदलाव आया है क्या? बदलाव आप ये कह सकते हो कि कहने के लिए अब हैं कि हाँ महिलाएं हैं, महिलाएं भी हैं, है ना, ये बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन अभी उतना आप एकदम मजबूती के साथ जैसे आगे आना होता है ना,
एक लीडरशिप के साथ में आगे आना होता है ना, उस तरह से भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे रचना मिश्रा भी लगातार नाटक कर रही है। मतलब रंगमंच के डेवलपमेंट में बहुत कोई विशेष वैसा नहीं, असल में क्या है देखो, असल इसका सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने आपको पहले बताया, जो इसका नाटक करने की जो जद्दोजहद है ना वो इतनी ज़्यादा है, वो एक पुरुष के लिए इतना कठिन हो रहा है तो महिला के लिए तो डबल हो जाता है ना। जी सर। आप देखिए ना, वो अपने घर से लड़ झगड़ के चीज़ों के वो करके वो आगे आएगी, करेगी, बहुत सारी उसके लिए बाधाएं हैं, सारा सब पार करके आना है, करना है, फिर इन सब चीज़ों को लेके जद्दोजहद करना है तो डबल हो जाएगा उसके लिए चुनौती। तो जी सर। मुझे लगता है ये बड़ा कारण है करने के लिए, नहीं है ऐसा नहीं है, लोग हैं लेकिन रेगुलर नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, क्या करें। अच्छा, महिला निर्देशकों के, अब चूंकि आपने इस सवाल का जवाब जिस तरीके से दिया है तो मेरा अगला थोड़ा आप उस सवाल का जवाब कैसे देंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहला ही निगेटिव हो गया। महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में कोई परिवर्तन आया है? वही। हाँ, आप ये कह सकते हो कि उसमें महिला निर्देशकों के आने से उनके ऐसे पहलू जो पुरुष निर्देशकों से जो छूट जाता है या छूटा हुआ है कह सकते हो, वो उन पहलुओं को उभार रही हैं कह सकते हो, तो वो दिखाई देता है उनके प्रदर्शन में, नाटकों में, है ना, तो वो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं वो, तो ये इसका पॉजिटिव साइड है। अच्छा, अब दिख रहा है वो पक्ष, अब दिख रहा है, हाँ, क्योंकि सोचना वो उस तरह से सोच रही है। जी। अच्छा, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आप कैसा फर्क देखते हैं? कथ्य यानी कहानी का प्रेजेंटेशन, उसकी विषय वस्तु, कंटेंट। क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, इसमें मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, मैंने एक दो ही देखे हैं। अच्छा, तो इसको तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा अभी। जी। अब सर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस क्षेत्र में रंगमंच के लिए सरकार की कुछ क्या भूमिका है? कोई भूमिका निभा रही है? स्टेट गवर्नमेंट की पहले बता दीजिए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन वो भूमिका निभा ही नहीं पा रही है। जी सर, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, वो भूमिका निभाने के नाम पे सिर्फ आप कह सकते हो कि उन्हें खाना पूर्ति है। जी सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट बने हुए आज इतने साल हो गए, है ना, आप 23 चल रहा है तो 22 साल हो गए जी, है ना। इन 22-23 सालों में रंगमंच को लेकर के उनका कोई इस तरह से कोई योजना या मजबूत आप कुछ आधार दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसमें अगर दिखाई देता तो शायद वो ऐसा एक माहौल बनाते जिसमें रंगमंच के लिए एक स्थिति तैयार करते जिसमें रंगमंच पनपता, लेकिन यहाँ तो वहाँ जूझना पड़ता है। मतलब रंगमंच को लेके कोई नीति, कोई सोच ही नहीं है वैसा। मतलब मुझे लगता है बाकी चीज़ों के लिए भले वो सोच रहे हैं कि लोक कला और ये सब चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हिंदी रंगमंच की अगर हम बात करें तो उनके पास में कोई दृष्टिकोण है ही नहीं। अच्छा, लोक कलाओं के लिए वो कर रहे हैं, लोक कलाओं के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको प्रेजेंट करना होता है कि ये ट्राइबल एरिया है, लोक संस्कृति है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ हिंदी रंगमंच जो सर्वाइव करने की जद्दोजहद में है, इसके बारे में वो नहीं सोचते। अगर सोचते तो शायद आज अच्छा खासा यहाँ एक ऑडिटोरियम होता, इंफ्रास्ट्रक्चर होता, रिहर्सल के लिए जगह होती, 4 रंगकर्मी अपना काम कर रहे होते जी, है ना। हम ग्रांट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इनके पास बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं है जी, जहां हम नाटक कर सके। बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, खड़ा ही नहीं है। और कोई सर कुछ भूमिका, और कोई भूमिका आप नहीं देख रहे हैं? फंड कुछ नहीं प्रोवाइड करते? फंड के नाम पे इनके पास कुछ नहीं, बहुत थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत ही करते हैं। और जिन लोगों ने किया है उस फंड के सहारे वो गिने चुने लोग हैं। मैं तो खैर करता नहीं हूँ।
मतलब तो जी। हाँ, गिने चुने लोग हैं जो वहीं के लोग हैं जो आसपास रहते हैं, संस्कृति विभाग के रहते हैं, सब चीज़ें करते, तो वो लोग उनको करते थे, मदद करते थे जी। लेकिन वो मदद काफ़ी नहीं है। आप सुविधा मुहैया कराइए, भले आप किराया ले लीजिए, लेकिन एक माहौल तैयार करिए तो लगातार रंग कर्म हो पाएगा वो। जी। वैसे सोचिए, वैसे पॉलिसी ही नहीं बनी। अभी इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, जैसे अभी उन्होंने अपना एक वो बनाया, रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया जिसमें जितने यहाँ के लोक कलाकार हैं उनको ग्रेड वाइज उन्होंने नामांकन करने का, मतलब रजिस्ट्रेशन करने का उन्होंने पूरा एक फॉर्मेट बनाया है ना, लोक कलाकार जी सर। ए ग्रेड, बी ग्रेड और ये वो। उसमें रंगमंच को लेकर के उनका कॉलम नहीं है। ओ। हिंदी रंगमंच को लेकर के जी। और अगर लिखा भी है रंगमंच तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं उनके पास में कि किसको आप ए ग्रेड में रखो, किसको बी ग्रेड में रखोगे, क्या क्राइटेरिया क्या है, कुछ सोच ही नहीं। इसलिए हमने आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। और उन्होंने चिन्हारी के नाम से वो पूरा वो खोला हुआ है जी। जिसमें वहाँ के छत्तीसगढ़ के सारे कलाकार वो रजिस्ट्रेशन कराएं तो सरकार उनको फिर उस हिसाब से अनुदान देगी, प्रोग्राम्स देगी या जो भी देगी। तो नाटक के लिए वैसा है ही नहीं। जी। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट तो बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ है कि नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत उदासीन है छत्तीसगढ़ को लेकर के। इसका अच्छा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ अभी। छत्तीसगढ़ में जैसे जितना आप नॉर्थ ईस्ट को लेकर के वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, काम होते हैं, बजट होता है, वैसे छत्तीसगढ़ को लेकर के अभी कुछ है ही नहीं। मिलता ही नहीं, पता नहीं क्यों, है ना। इसके लिए मैंने बहुत जद्दोजहद किया। जैसे एक बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बस्तर में रंगकर्म करने के लिए, वर्कशॉप के लिए बहुत पहले अर्जी दिया था NSD, क्योंकि बस्तर ऐसी जगह है जहाँ रंगकर्म होना चाहिए। तो मुझे पहले मना कर दिया कि नहीं, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वहाँ फैकल्टी जाएगी कैसे, ये वो। मैंने कहा मैं काम करूँगा, आपको फंडिंग ही करनी है। मना कर दिया उन्होंने। बहुत समय तक करता रहा, तब जा करके अभी लास्ट ईयर मुझे उन्होंने दिया एक प्रोजेक्ट, एक वर्कशॉप दिया। तो 1 महीने का वर्कशॉप मैंने नारायणपुर में किया। नारायणपुर में जो एकदम ट्राइबल बच्चे हैं, जो अबुझमाड़ के बच्चे हैं, एकदम जो अबुझमाड़ मतलब एक ट्राइबल एरिया है पूरा, तो उन बच्चों के साथ में मैंने काम किया। तो वहाँ फैकल्टी गई, काफ़ी सारे लोग गए, काम किए, हमने बढ़िया वहाँ नाटक किया। वहाँ के जो लोकल हीरो है गुंडाधुर, उसमें मैंने नाटक लिखा और हमने नाटक किया। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हुआ। तो एक पहला काम अभी हुआ है बस्तर के इतिहास में। आज तक NSD का कोई वर्कशॉप नहीं हुआ, पहला वर्कशॉप हुआ। जी सर, है ना। दूसरी चीज़, अगर छत्तीसगढ़ के रंगमंच को अगर प्रमोट करती सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बड़े बड़े आयोजनों में या जैसे नाट्य समारोह में, तो छत्तीसगढ़ का पार्टिसिपेशन बढ़ाते हो। आपको भारत रंग महोत्सव के बारे में नाम सुना होगा आपने, है ना जी। भारत रंग महोत्सव में हमने कई बार नाटक भेजा यहाँ से, एक बार भी नाटक सेलेक्ट नहीं हुआ। बहुत पहले हम लोग गए थे मिट्टी की गाड़ी लेकर के, जब हम लोग स्टूडेंट थे, है ना। उसके बाद रायगढ़ की टीम है वो लेके गई थी बकसर। उसके बाद से कोई रिकॉर्ड नहीं है कि छत्तीसगढ़ से कोई नाटक गया होगा। पास आउट होने के बाद 2013 से मैं लगातार यहाँ काम कर रहा हूँ, लगातार नाटक भेज रहा हूँ, नाटक सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इनकी सोच क्या है जी। अब वो तकनीकी चीज़ देखते हैं ना कि तकनीकी तौर पे सही नहीं है। अरे भाई, हमारे पास तकनीक होता तो हम यहाँ क्यों होते जी। आप अगर तकनीकी पैमाने पर इसको तौलोगे तो फिर तो आप तो दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र के नाटक बुलाओगे ना। हम मेन स्ट्रीम में जाएंगे कैसे? इस बात को लेके मेरी पूरी लड़ाई होती रही है NSD में। मेरे सारे फैकल्टीज, टीचर, सबसे मैंने लड़ाई की। मैं तो आप इसका नाम बदल दो, मैंने यहाँ तक बोला डायरेक्टर को, आप नाम बदल दो, आप इसको भारत रंग महोत्सव मत रखो, आप इसको रखो भारत रंग प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता है, महोत्सव नहीं हो सकता। इसमें भारत कहाँ है मुझे बताइए? इसमें सिर्फ महाराष्ट्र दिख रहा है, बंगाल दिख रहा है, दिल्ली दिख रहा है, ज्यादा हुआ तो इधर यूपी के दिख रहा है। कहाँ इसमें झारखंड कहाँ है, इसमें छत्तीसगढ़ कहाँ है, इसमें छोटे छोटे एरिया कहाँ है? कैसे होगा भारत रंग महोत्सव? जवाब नहीं इनके पास में। आप क्यों प्रतियोगिता बना रहे हो? पार्टिसिपेशन दो ना। अब यहाँ का आदमी मेन स्ट्रीम में जाके परफॉर्म करेगा तभी तो उसको पता चलेगा ना, नई चीजें सीखेगा, समझेगा, तब यहाँ का
जो रंगकर्मी है वो सुधरेगा, वो यहाँ आके नया काम करेगा। आप मौका ही नहीं दोगे, कैसे होगा? समझ रहे हो? फेस्टिवल होते हैं तो भारत रंग महोत्सव के सैटेलाइट फेस्टिवल होते हैं छोटे से जगह, आपने सुना होगा आपने, वहाँ के जो चुनिंदा नाटक है ऐसे जगहों में जाके शो होते हैं, तब यहाँ के लोग अच्छे नाटक देखते हैं, तब अच्छा सीखते हैं। यहाँ वैसा माहौल ही नहीं बनाया, ना स्टेट गवर्नमेंट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। तो यहाँ अगर वैसे बड़े महोत्सव हो, नाटक के महोत्सव हो, जहाँ बाहर से नाटक आए, हम देखें उनका नाटक, वो हमारा नाटक देखें, तब यहाँ नाटक का माहौल बनेगा। इस चीज़ को लेके ना स्टेट गवर्नमेंट ने कभी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट तो खैर। नमस्ते जी। तो इस जागरूकता के लिए मैं जूझ रहा हूँ, लगातार मेरी लड़ाई हो रही है और मैं छोड़ा नहीं हूँ भेजना, अभी भी भेजूंगा। अभी मैंने बस्तर में जो नाटक किया है फिर से वारंगल में भेजूंगा, नहीं होगा तो फिर से लड़ूंगा। वो डिजर्व करते हैं, सिर्फ वो लोग डिजर्व नहीं करते जो मेन स्ट्रीम में काम करते हैं, दिल्ली में थिएटर करते हैं या मुंबई में थिएटर करते हैं। तो ये जितने लोग हैं सब बकवास करते हैं। दिल्ली में बैठ के अगर आप रंगमंच की जुगाली करोगे तो आप हो ही नहीं सकते, रंगमंच का उद्धार हो ही नहीं सकता। असल काम तो मेन स्ट्रीम होता है, ग्राउंड लेवल पे होता है। और मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ, आप में दम है तो आप आइए ग्राउंड लेवल पे, नाटक करके देखिए, फिर आप तकनीकी चीज़ों पे आप डिस्कस करिए। अब बताइए ना, उनके पास तो एक ऑडिटोरियम ही नहीं है, आप तकनीकी पक्ष देख रहे हैं। कंपटीशन हमारा उनका हो ही नहीं सकता। आप यहाँ आइए तब कंपटीशन करिए, तब तो मतलब है ना। तो ये जो जद्दोजहद है, तो इस सवाल का जवाब यही हो सकता है, आप बराबर चीजें करिए तब हम बात कर सकते हैं, नहीं तो बात ही नहीं कर सकते। आपका हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। रंगमंच यहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ जिद का रंगमंच है। अच्छा सर, आप सरकार से किस प्रकार के योगदान या उसकी आप रिक्वायरमेंट समझते हैं? मतलब किस प्रकार का योगदान चाहते हैं आप सरकार से? मैं तो सरकार से योगदान, मतलब व्यक्तिगत योगदान के पक्ष में नहीं हूँ। मैं सरकार से मैं इस योगदान के पक्ष में हूँ कि वो एक माहौल तैयार करे, एक माहौल तैयार करे। पहला माहौल तैयार एक माहौल तैयार करे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे, जहाँ लगातार एक जगह हो जी, एक जगह हो जहाँ नाटक हो, जहाँ नाटक देखे, नाटक करें, एक जगह हो। ऑडिटोरियम में आप बोल रहे हैं? हाँ, ऑडिटोरियम हो, एक ऐसा एरिया हो जहाँ इस तरह की गतिविधि चलते रहें, जहाँ पर वर्कशॉप चलते रहें, जहाँ संगोष्ठी चलते रहे, जहाँ लोगों का आना जाना हो। एक माहौल बने ना, एक जगह होनी चाहिए, एक सांस्कृतिक जगह होनी चाहिए जहाँ लगातार एक काम होता रहे। और क्या सर? इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ का जो रंगकर्म करने वाले हैं उनके लगातार उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। जैसे स्टेट गवर्नमेंट भोपाल में MPSD है या ऐसे है, तो ऐसे भी ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो बाहर ना जाए, वो यहाँ प्रशिक्षण ले, यहाँ उसको ले एक प्लेसमेंट मिले उसको। दूसरी चीज़ कहता हूँ, यहाँ के जो बेसिक एजुकेशन है, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट बोर्ड का जो बेसिक एजुकेशन है उसमें थिएटर को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे CBSE ने भी किया हुआ। अच्छा, अभी उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पे उन्होंने किया है। मतलब आप चाह रहे हैं कि स्कूल में इसको थिएटर को हाँ शामिल बिल्कुल, करें? जैसे म्यूजिक है, डांस है, वैसे थिएटर होना चाहिए। और सर बस आप बताते जाइए, हाँ। क्योंकि सारी कमियां एक बार आ जाएंगी सामने। जी जी जी। स्कूल में तो थिएटर मुझे लग रहा है स्कूल में थिएटर एजुकेशन शुरू होना चाहिए। जी सर। तो अगर ये शुरू हो गया तो थिएटर के लोगों को एक प्लेसमेंट मिलेगा, यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग बच्चे की होगी और फिर वो आगे आके रंगमंच भी करेगा, समझेगा। अगर नहीं भी करेगा तो वो दर्शक बनेगा, उसको रंगमंच की महत्ता समझ में आएगी, वो रंगमंच को समझेगा, आएगा, देखेगा पूरा, तो माहौल बनेगा। वो सुना ही नहीं, वो जानता ही नहीं रंगमंच के बारे में, तो कैसे होगा? तो मुझे लगता है यहाँ से शुरू होना चाहिए। और सर? इतना ही कर ले मेरे ख्याल से, और क्या। पैसा कुछ अनुदान या कुछ? मैं अनुदान के पक्ष में नहीं रहता हूँ। अच्छा, अनुदान तो बिना आर्थिक मदद के कैसे रंगमंच खड़ा होगा? नहीं, आप मुझे स्ट्रक्चर दीजिए,
बेसिक चीज़ें दीजिए, हम अपने आप से कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप देखो, अगर उसको बेसिक एजुकेशन मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, ऑडियंस मिल गई, उसको तरीका मिल गया, तो खुद ही कमा खा लेगा ना, आपसे क्यों लेगा। एक्चुअली क्या है, अनुदान के चक्कर में ही रंगमंच लचर हो जाता है। ये जितने लोग जो करते हैं अनुदान के चक्कर में ही नाटक कर पाते हैं, और कुछ लोग तो अनुदान के लिए ही नाटक करते हैं जी, समझ रहे हैं जी। और यही लोग माहौल बिगाड़ देते हैं, क्योंकि अनुदान के चक्कर में वो लटर पटर नाटक करेंगे, क्योंकि जैसा उनको अनुदान मिलेगा। जी सर। तो अनुदान बोलने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हैंडीकैप करता है। रंगमंच हमारी ज़रूरत है, रंगमंच इस समाज की ज़रूरत है। जी। अगर हम एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तो बात ख़त्म ना। अब इसमें सरकार का अनुदान कहाँ से आ जाता है। जी। जैसे दर्शक, आप दर्शक हैं, आप अच्छा देखना चाहते हैं और मैं कलाकार हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ, तो मेरे अच्छा करने का आप मुझे भुगतान कर रहे हैं ना। लेना देना तो मेरा आपका है। अच्छा सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच का कोई स्ट्रेंथ आप देखते हैं कि नहीं देखते? है, मुझे दिखाई देता है हिंदी रंगमंच का स्ट्रेंथ है। क्या सर? हिंदी रंगमंच का स्ट्रेंथ है यहाँ का, एक है जुझारूपन है यहाँ लोगों में, लोग कर रहे हैं, हाँ, हर हाल में कर रहे हैं नाटक। हाँ, हो गया, बस वाइंड अप कर रहे हैं। हर हाल में हो गया। जुझारूपन है, जुझारूपन और हर हाल में। और कोई सर? बस इतना काफ़ी। कुछ नहीं होने के बावजूद भी कर रहे हैं लोग, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। जी सर, लास्ट सवाल है जी। 5 सबसेक्शन में अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच से किस प्रकार का बदलाव आया है? पहला तकनीकी पक्ष में, लाइटिंग के संदर्भ में, हाँ। मंचन के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में, संगीत और संवेदना प्रदर्शन में तकनीक का पक्ष। हाँ। तो पहला सर, तकनीक के पक्ष में क्या बदलाव देखते हैं? तकनीकी पक्ष में बदलाव ये आया है कि पहले चीज़ें नहीं होती थी, उतनी आसानी से हमको उपलब्ध नहीं होती थी। अब हम उसका अल्टरनेटिव मिल जाता है, चीज़ें नई नई तकनीक आ गई है। तो अगर हमको क्रिएट करना है, सीन क्रिएट करना है, तो हमारे पास में एक नई टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं, चाहे लाइट को लेकर के, चाहे सेट को लेकर के। तो वो एक बदलाव है। पहले रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे वैसे, अब क्या है, ग्लोबल हो जाने की वजह से चीज़ें हमको अवेलेबल हो जाती हैं। अच्छा सर, लाइटिंग के संदर्भ में? लाइटिंग के संदर्भ वही है, अच्छी लाइटें यहाँ हैं, आप बस बजट बनाइए, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ये आप यहाँ के संदर्भ में बोल रहे हैं कि ओवरऑल? तो ओवरऑल कहता हूँ, क्योंकि ग्लोबल हो गए हैं, लाइटें आपको वहाँ भी मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं जगदलपुर में नाटक कर रहा हूँ, लाइट रायपुर से चला जाएगा। पैसा होना चाहिए, बस बजट होना चाहिए। जी सर। मंचन में क्या परिवर्तन आप देखते हैं? मंचन में मुझे लगता है कि लोगों का ना कंटेंट को लेकर के सोच बदल गया है। अब कंटेंट को लेकर के लोग ज़्यादा सोचते हैं। पहले एक पुराने जैसे नाटक होते थे जो लगातार चले आ रहे हैं, पारंपरिक नाटक, उसी तक सीमित रहते थे। अब लोग नई नई चीज़ें देख रहे हैं, नई नई चीज़ें समझ रहे हैं, तो कंटेंट को लेकर सोचते हैं। तो ये एक बदलाव है जी सर। और एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आप कुछ नया करो एक्सेप्ट करते हैं। जी सर। तो सोच, एक सोच बनी है उनकी। प्रयोग कुछ हो रहा है सर नया? हाँ, नया प्रयोग बहुत हो रहा है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, कंटेंट को लेकर के, प्रेजेंटेशन को लेकर के, एग्जीक्यूशन को लेकर के। कंटेंट, हाँ, एग्जीक्यूशन, हाँ, और स्पेस को लेकर के। स्पेस, हाँ, मतलब स्पेस मतलब पहले एक पारंपरिक प्रोसिनियम थिएटर में नाटक करते थे ना, अब चीज़ें अलग, मतलब आप ऐसे इंटीमेट थिएटर भी कर रहे हैं, आप ओपन में भी कर रहे हैं, आप ऐसे ग्लोब में भी कर रहे हैं, तो तरह तरह से वो स्पेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग। और एक आपने बताया था कंटेंट को लेके एग्जीक्यूशन, स्पेस, और एक और बताया था, क्या बताया था ध्यान
कहाँ से निकल गया? एग्जीक्यूशन को लेकर के एग्जीक्यूशन, कंटेंट, स्पेस। हाँ अच्छा, भाव या नहीं? संगीत सर? हाँ, संगीत में भी आप ट्रैक्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अभी, रिकॉर्डेड म्यूज़िक, उसके साथ में ट्रैक्स, ट्रैक के साथ में मल्टीमीडिया, जैसे स्क्रीन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्रीन जो है, हाँ। मतलब क्या बताना है? जैसे एक सीन जो है स्टेज में लाइव चल रहा है, हाँ। एक सीन स्क्रीन पे चल रहा है, दोनों को मर्ज करना, तो मल्टीमीडिया प्ले कहते हैं इसको। ओके। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। अच्छा सर, लास्ट है, संवेदना प्रदर्शन में तकनीक का प्रयोग हो रहा, कैसे हो रहा? मतलब भाव को उभारने के लिए लाइट या क्या? हाँ, इसमें यह है कि जब जैसे ये सारे तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाव उभारने में आपको ज़्यादा आसानी हो रही है, आपको डायमेंशंस मिल रहे हैं, आप ये कह सकते हो। नहीं तो पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन दिखाई दे रहा है, आप ये मल्टीमीडिया होने की वजह से आपको अलग अलग डायमेंशंस आप एक टाइम पे दिखा पा रहे हो। अच्छा, तो आप कह सकते हो कि वो भाव पूरी तरह से उभर के आ रहा है उसके सारे डायमेंशंस के साथ। मल्टीमीडिया की वजह से? हाँ, जी सर। क्योंकि कुछ चीज़ें साउंड पूरा कर दे रहा है, कुछ लाइट जी, कुछ कॉस्ट्यूम, कुछ ऐसे आपके सजेस्टिव प्रॉप्स, प्रॉपर्टी, तो वो उसका सारा डायमेंशन दिख रहा है। सर ऐसा कुछ जो आपको लग रहा है कि छूट गया हो, आप बताना चाहते हैं? अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं। अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है जी। ठीक है ना, अभी मुझे ध्यान आएगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। जी सर। अभी मुझे भी थोड़ा सा बिजी हो रहा है, घर से कॉल आ रहा है। सर बहुत बहुत आभार सर कि आपने इतना इम्पोर्टेंट वक्त मुझे दिया। अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के रायपुर के प्रतिष्ठित रंगकर्मी हीरा मानिकपुरी सर का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और ढेर सारी यथार्थ से अवगत कराया जो यहाँ के रंगमंच से और छत्तीसगढ़ के रंगमंच से संबंधित है। इसके लिए सर को बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नमस्ते सर। धन्यवाद।